स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पारितोष शर्मा। हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर बॉटनी का डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक्स ऑफ सीडेड प्लांट्स, यानी कहने का मतलब एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो एंजियोस्पर्म का जो हमारा पेपर है, इस पेपर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 20 फैमिलीज हमको पढ़नी हैं। 20 फैमिलीज पढ़नी हैं, जिनमें से हमारी 4th यूनिट और 5th यूनिट के अंदर 16 फैमिलीज हैं और लगभग 4 से 5 फैमिलीज हम फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट अभी हमने बाकी छोड़ रखी है, फर्स्ट यूनिट के अंदर लेंगे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की, जैसे रेननकुलेसी है, मैग्नोलिएसी है, बारबेरिडेसी है और निम्फिएसी है। और सेकंड और थर्ड यूनिट को हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड यूनिट में इन फैमिली से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स हैं और उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझ करके ही हम टैक्सोनॉमी को आगे लेते हुए बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को पढ़कर और 20वीं शताब्दी में जो टैक्सोनॉमी में नए नए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं, यानी एक मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड टैक्सोमेट्रिक्स टू टैक्सोनॉमी। इन चीज़ों को समझने के बाद ही, इन सभी बातों को समझने के बाद ही हम अपने प्लांट फैमिलीज़ वाले टॉपिक पर जाएंगे और एक एक प्लांट को एज ए जीनस उठाते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था, प्लांट क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स चल रहे थे और हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन के जो पैटर्न हैं वो 3 टाइप के देखे थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा दौर चल रहा था अभी 1940 से और वर्तमान तक का जो समय था, अभी तक का जो हमारा समय है, इसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि ये ही क्लासिफिकेशन के पैटर्न सबसे ज़्यादा विकसित थे। लेकिन यदि अब हम इसकी बात करें कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमने पहला जो देखा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स में हमने ये देखा कि ये 300 BC से लेकर 1830 ईस्वी के मध्य प्रस्तुत किए गए थे और ये किसी वैज्ञानिक आधार को मान्यता ना देते हुए केवल सुविधा की दृष्टि से, केवल फिजिबिलिटी के बेसिस को ध्यान रखते हुए प्लांट क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स दिए गए थे। अब हम बात करें कि इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के पैटर्न कौन कौन से थे। तो एग्जाम्पल की बात करें तो पहला, इसमें कल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक लिखी गई थियोफ्रस्टस के द्वारा, उसमें पादपों को लंबाई के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया था, शाख, छोटे छुप और वृक्ष। ठीक, और इसी प्रकार से यदि हम बहुत ज़्यादा एडवांस सेक्सुअल क्लासिफिकेशन तक भी पहुँचे तो उस दौरान भी ऐसा क्लासिफिकेशन दिया गया था। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन जब दिए गए थे लैंगिक लक्षणों को आधार मानते हुए, तब भी इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन आया, जिसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। वो था लीनियस के द्वारा दी गई लैंगिक वर्गीकरण पद्धति केवल पुंकेसर और अंडकों की संख्या पर आधारित थी। ठीक है ना। उन्होंने पुंकेसरों की संख्या गिन ली और फिर उन्होंने वर्ग बना दिए, जैसे मोनेंड्रिया, डाइएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, ठीक है ना। और अंडकों की संख्या के आधार पर वर्ग बना दिए, ठीक है ना, एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी और बहुअंडपी। तो लैंगिक वर्गीकरण पद्धति जब दी गई उस दौरान भी इस प्रकार का पैटर्न आया कि लीनियस के द्वारा दी गई वर्गीकरण पद्धति में केवल पुंकेसरों की और अंडकों की संख्या को आधार मानते हुए वर्गीकरण दे दिया गया। तो वो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के एग्जाम्पल थे ये दोनों। थियोफ्रस्टस के द्वारा लंबाई के आधार पर दिया गया वर्गीकरण प्रणाली हिस्टोरिया प्लांटेरम में, और लीनियस के द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली जो पुंकेसर और अंडकों की संख्या पर आधारित थी। फिर दूसरा जो हमारा वर्गीकरण आया कल, वो था हमारा कृत्रिम वर्गीकरण के बाद प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, ठीक है ना। तो 1859 में चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक था और 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उसमें जातियों के उद्भवन, स्पेसिएशन को लेकर के एक सिद्धांत दिया गया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और डार्विन ने जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो वर्गीकरण प्रणालियों के निर्माण करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार मिला। इससे क्या मिला?
वर्गीकरण प्रणालियों को तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार मिला, जिसे हम जाति वृत्तीय आधार या फाइलोजेनेटिक बेसिस कहते हैं। जिसे हम क्या नाम देते हैं? जाति वृत्तीय आधार या फाइलोजेनेटिक बेसिस कहते हैं। और इसी फाइलोजेनी को हम यदि देखें तो ये जो फाइलोजेनी का ऑर्डर था, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन का पैटर्न था। तो यहीं से हमारे कौन से वर्गीकरण चालू हो गए? जो प्राकृतिक वर्गीकरण तो क्या हो गए, नेचुरल तो क्या हो गए, यहाँ पर ख़त्म हो गए। और जाति वृत्तीयता का सिद्धांत आने के साथ ही ये अगला एक वैज्ञानिक आधार मिला, जाति वृत्तीयता या फाइलोजेनी का। इसका मतलब होता है एवोल्यूशन का बेसिस, यानी किस प्रकार से उनके एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स थे। तो इस आधार पर जब ये दिया गया तो देखा गया कि ये प्राकृतिक वर्गीकरण समाप्त होने का लास्ट चरण था, जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो प्रस्तुत किए गए। तो जाति वृत्तीय वर्गीकरणों की यदि हम बात करें तो इसमें पहले प्राकृतिक वर्गीकरणों के एग्जाम्पल देखते हैं कि प्राकृतिक वर्गीकरणों के एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। एपी डे कंडोले की वर्गीकरण प्रणाली और बेंथम एंड ओकर की वर्गीकरण प्रणाली। एपी डे कंडोले की वर्गीकरण प्रणाली और बेंथम एंड ओकर की वर्गीकरण प्रणाली। तीसरी यूनिट के में हमारे पास में दो ही टॉपिक है पढ़ने के लिए, एक तो बेंथम एंड ओकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम और एक आता है हमारे पास में कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड टैक्सेमेट्रिक्स टू टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। तो ये दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे इन टॉपिकों को, क्योंकि भारत और इंग्लैंड में दी गई वर्गीकरण प्रणालियाँ और हमारे बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनी की किताबें, हर्बेरियम्स का अरेंजमेंट सभी बेंथम एंड ओकर के वर्गीकरण के अनुसार किए गए थे। ठीक है ना। हम किसको फॉलो करते हैं? इंग्लैंड को फॉलो करते हैं। और बेंथम एंड ओकर का वर्गीकरण जो दिया गया था वो बेंथम एंड ओकर की वर्गीकरण प्रणाली को हम फॉलो करेंगे और ये हमको डिटेल में पढ़नी है। हालांकि हमारे सिलेबस में एंगलर एंड प्रेंटल का भी दिया गया है, लेकिन एक ही क्लासिफिकेशन पैटर्न को हम ध्यान रखते हुए और उसी को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणालियाँ प्राकृतिक संबंधों पर आधारित होती हैं, जो इन वर्गीकरण प्रणालियों में उन गुणों को विशेष महत्व दिया जाता है, उन गुणों को विशेष महत्व देते हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से उत्पन्न होते हैं, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में स्थायी रूप से उत्पन्न होते हैं। अब तीसरा आता है हमारे पास में जाति वृत्तीय पद्धतियाँ या फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। तीसरा पैटर्न कौन सा आता है हमारे पास में? जाति वृत्तीय पद्धतियाँ, जाति वृत्तीय पद्धतियाँ, जाति वृत्तीय पद्धतियाँ। ठीक है ना। जाति वृत्तीय पद्धतियाँ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स, जेनेटिक सिस्टम्स, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। ठीक है ना। फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। ठीक है ना। जाति वृत्तीय पद्धतियाँ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। अब हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स की बात करें तो 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित जातियों के उद्भव का सिद्धांत जो दिया गया था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत अन्य वर्गीकीविदों, अदर टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा वर्गीकरण के लिए एक ठोस आधार प्राप्त हुआ, जिसे फाइलोजेनेटिक बेसिस कहा गया। और इस पद्धति के अनुसार फाइलोजेनेटिक पर आधारित होने चाहिए। इस पद्धति के अनुसार जो पादप वर्गीकरण है वो फाइलोजेनी के पर आधारित होने चाहिए। किस पर आधारित होने चाहिए? इस वर्गीकरण पद्धति के अनुसार दी गई वर्गीकरण प्रणालियाँ फाइलोजेनी पर बेस्ड होने चाहिए, फाइलोजेनी पर बेस्ड होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब, फाइलोजेनी से मतलब है कि उद्विकासीय जो उनका उद्विकास का जो क्रम है, उद्विकास के क्रम पर आधारित होनी चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं कि भैया उद्विकास के क्रम पर आधारित होनी चाहिए, तो इस पद्धति के अनुसार फाइलोजेनेटिक बेसिस को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है ना। फाइलोजेनेटिक बेसिस पर ही एक बनाई गई। इस पद्धति के अनुसार सामान्य वर्गीकरण फाइलोजेनी पर होने चाहिए। ठीक। उत्पत्ति काल से वर्तमान समय तक के उद्विकासीय
हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जाति वृत्तीयता कहते हैं। जाति वृत्तीयता कहते हैं। यानी जाति वृत्तीयता का मतलब क्या होता है कि किसी भी हम वंश की, जाति की, है ना, या फिर पादप की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके उद्भवन काल से लेकर के वर्तमान समय तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, वर्तमान समय तक के काल का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, जाति वृत्तीयता या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाता है, उद्विकासीय इतिहास कहलाता है। ठीक है ना। इसके द्वारा किसी जाति की उत्पत्ति कितने समय पूर्व हुई है, इसकी संरचना कैसी थी, इसके अलावा वर्तमान समय की संरचना प्राप्त करने के क्रम में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, वर्तमान समय की संरचना करने के क्रम में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, अब देखते हैं हम कि फाइलोजेनी के बेस पर जब ये चीज़ें बनाई गई तो इसमें तीन चीज़ें थी कि एक तो उद्भवन काल से लेकर के वर्तमान समय तक का जो अध्ययन था उसे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहेंगे, और उत्पत्ति के समय इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे कि इसके द्वारा किसी जाति की उत्पत्ति कितने समय पूर्व हुई है, इसकी संरचना कैसी थी उस समय, और वर्तमान संरचना को प्राप्त करने के प्रक्रम में इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है ना। यानी क्या क्या चेंजेज हुए वर्तमान संरचना को प्राप्त करने में, ये सब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स के, वो हैं हमारे एंगलर एंड प्रेंटल का वर्गीकरण। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आता है हमारा एंगलर एंड प्रेंटल का वर्गीकरण। एंगलर एंड प्रेंटल का वर्गीकरण, एंगलर एंड प्रेंटल का वर्गीकरण। ठीक, एंगलर एंड प्रेंटल का वर्गीकरण। दूसरा आता है हमारा हचिंसन का वर्गीकरण। हचिंसन का वर्गीकरण, ठीक है ना, हचिंसन का वर्गीकरण। और इसके बाद हचिंसन के वर्गीकरण के बाद तीसरा आएगा हमारा तख्ताजन का वर्गीकरण। ठीक है ना, तख्ताजन का वर्गीकरण। ठीक है ना, तख्ताजन का वर्गीकरण, तख्ताजन का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो इन वर्गीकरणों के द्वारा हमने जो हमारी प्लांट डाइवर्सिटी थी उसको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से, वैज्ञानिक आधार मिलने लग गए, और साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम इनको अध्ययन करने लग गए। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इन सभी चीज़ों का अध्ययन तभी कर सकता है जब कि उस कोई वैज्ञानिक आधार के द्वारा निर्मित हम किसी वर्गीकरण प्रणाली को फॉलो करें, तो ये संभव है कि हम प्लांट स्पीसीज के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन कर पाएँ। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आता है बेंथम एंड होकर की वर्गीकरण पद्धति। ठीक है ना, इसको हम बोर्ड पे ज़्यादा डिक्टेट करेंगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि बोर्ड पे एक एक पॉइंट इसका समझाया जाएगा, और हो सके तो आप इसको नोट करते चलना और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि वो चीज़ आपको इजीली समझ में आती चले। ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक आता है बेंथम एंड होकर का वर्गीकरण। अगला पॉइंट आता है हमारा बेंथम एंड होकर का वर्गीकरण। बेंथम एंड होकर का वर्गीकरण। अब बेंथम एंड होकर के वर्गीकरण की बात करते हैं भैया। ठीक है ना। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन होकर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में निदेशक तथा उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। पहले तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन होकर जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन होकर
डाल्टन होकर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, ROYAL, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में निदेशक तथा उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे, ठीक है ना, जिन्होंने आवृतबीजी पादपों के लिए एक बृहद वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। आवृतबीजी पादपों के लिए एक बृहद वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। इसका प्रकाशन 1862 से 1883 तक 3 खंडों में जेनेरा प्लांटेरम में हुआ, ठीक है ना। यानी जो बेंथम एंड डुकर का क्लासिफिकेशन था ये 1862 से 1883 के मध्य, 1862 से 1883 के मध्य जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित किया गया। जेनेरा प्लांटेरम में इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है ना। जेनेरा प्लांटेरम में इसको 3 खंडों में पब्लिश करवाया गया, ठीक है ना। 3 खंडों में जेनेरा प्लांटेरम में 3 खंडों में इसको प्रकाशित करवाया गया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं भैया। यह पद्धति मूल रूप से एपिडे कंडोले के वर्गीकरण पर आधारित थी, ठीक है ना। मूल रूप से किस पर बेस्ड थी ये? एपिडे कंडोले के, बेस्ड ऑन एपिडे कंडोले क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंथम एंड डुकर का क्लासिफिकेशन पैटर्न किस पर आधारित था? बेंथम एंड डुकर के क्लासिफिकेशन पैटर्न पर आधारित था, बेस्ड ऑन एपिडे कंडोले, बेस्ड ऑन एपिडे कंडोले, बेस्ड ऑन एपिडे कंडोले क्लासिफिकेशन पैटर्न, ओके, क्लासिफिकेशन पैटर्न। अब हम बात करें भैया कि एक बार मैं आपको ये नटशेल में बता देता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि बेंथम एंड डुकर का क्लासिफिकेशन, अभी तो हम वैसे बहुत इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन था क्या ये, ठीक है ना। आवृत बीजियों के लिए दिया गया था। तो इसमें हुआ क्या कि बेंथम एंड डुकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इसमें फाइलोजेनी को इन्होंने ध्यान नहीं रखा, और ये बेंथम एंड डुकर के क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी डीमेरिट थी। बेंथम एंड डुकर के क्लासिफिकेशन की ये सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि इन्होंने फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा। और इस क्लासिफिकेशन पैटर्न को जब हम पढ़ते हैं तो इसको मूल रूप से यदि देखना चाहें कि ये वास्तव में था क्या, तो इसमें क्या था कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया था, ठीक है ना। डाइकोटिलिडेनी और मोनोकोटिलिडेनी के बीच डाइकोटिलिडेनी के बाद क्या रखा इन्होंने? जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। और जिम्नोस्पर्म के बाद किसको रखा? मोनोकोटिलिडेनी, ठीक। तो इन्होंने क्या है, हायरार्की का ध्यान नहीं रखा, जबकि होना क्या चाहिए कि जिम्नोस्पर्म पहले आना चाहिए, जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकोट आए, डाइकोट के बाद कौन आए? मोनोकोट आए, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म के ही तो हिस्से हैं दोनों, डाइकोट और मोनोकोट। और डाइकोट लेस प्रिमिटिव हैं, मोनोकोट एडवांस हैं, ठीक। तो मोनोकोट तो लास्ट में ही आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। मोनोकोट तो लास्ट में ही आएगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म डाइकोट और मोनोकोट के बीच में नहीं आएगा। ये बेंथम एंड डुकर के क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि इन्होंने फाइलोजेनी को ध्यान नहीं रखा। नहीं, अदरवाइज ऑन अनदर हैंड यदि हम देखें तो बेंथम एंड डुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत वाइड है। इसके अलावा बहुत अच्छी तरीके से इसमें हर प्लांट फैमिली को समझाने की कोशिश की गई है। कई इसमें ऑर्डर्स को, ऑर्डर है, फैमिलीज़ हैं, जीनस हैं, सभी दृष्टि से ये वाइड है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की गई कि अधिक से अधिक वर्गीकरण प्रणाली को इसमें ऐड करते हुए सभी पादप वर्गों को सम्मिलित कर लिया जाए। फिर आगे देखते हैं हम कि इंग्लैंड तथा भारत की बॉटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड तथा भारत के बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम तथा वनस्पति विज्ञान की पुस्तकें बेंथम एंड डुकर के वर्गीकरण पर आधारित हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड तथा भारत की बॉटनी की पुस्तकें, इंग्लैंड तथा भारत की बॉटनी की पुस्तकें, और इसके अलावा बॉटेनिकल गार्डन्स तथा हर्बेरियम बेंथम एंड डुकर की वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित हैं। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब इसकी जो संक्षिप्त रूपरेखा आएगी वो हम टोटल इंग्लिश में लिखेंगे, और उसको एक बार नट सेल में क्लासिफिकेशन को, बेंथम एंड डुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम चालू करते हैं, ठीक। तो हेडिंग डालते हैं, आउटलाइन ऑफ बेंथम एंड डुकर सिस्टम।
आउटलाइन ऑफ बेंथम एंड हुकर, हुकर्स सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ये जब जेनेरा प्लांटेरम में इसको 3 खंडों में प्रकाशित करवाया गया तो बेंथम एंड हुकर ने इसको सबसे पहले फेनेरोगेम्स डिवीजन को यानी कहने का मतलब फेनेरोगेम्स का मतलब पुष्पी पादप, फेनेरोगेम्स का मतलब पुष्पी पादपों को, क्रिप्टोगेम्स का मतलब तो क्या होता है, क्रिप्टो का मतलब तो होता है हिडन, और गेम्स का मतलब जननांग, यानी पादपों के जननांग कौन होते हैं, पुष्प। तो पादपों में ऐसे पादप जिनमें जो उनके जननांग छिपे हुए हो, यानी कहने का मतलब पुष्प छिपे हुए हो, तो वो पादप क्या कहलाएंगे, अपुष्पी पादप कहलाएंगे। लेकिन यहाँ तो पुष्पी पादपों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पुष्पी पादपों का वर्गीकरण दिया गया था। तो फेनेरोगेम्स डिवीजन फेनेरोगेम्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज, ठीक है ना, डिवीजन फेनेरोगेम्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। तो पहला पॉइंट आता है डिवीजन फेनेरोगेम्स फेनेरोगेम्स divided into 3 classes, divided into 3 classes, ठीक है ना, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। और वो कौन कौन सी थी, डाइकोटिलिडेनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडेनी, डाइकोटिलिडेनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी, ठीक है ना। तो अब ये 3 क्लासेस थी। फेनेरोगेम्स डिवीजन को इसने क्या किया, 3 भागों में बेंथम एंड हुकर ने डिवाइड कर दिया। डाइकोटिलिडोनी, ठीक है ना, इसको एक एक पॉइंट को अब लिखते चलेंगे भैया। और जब जैसे ही ये बोर्ड पर मैं पूरा मैटर लिख दूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हाथों हाथ डिक्टेट करते चलो, ठीक है ना। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि अब आने वाली यूनिट्स में जब हम लगभग 20 फैमिलीज़ को पढ़ेंगे तो 20 फैमिलीज़ में पहला पॉइंट भैया क्लासिफिकेशन का ही आएगा। यानी किंगडम है, डिवीजन है, ठीक, किंगडम है, डिवीजन है, सब डिवीजन है, फिर उसके बाद क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली और स्पीसीज। यानी हर प्लांट को पढ़ने से पहले, हर फैमिली को पढ़ने से पहले सबसे पहले यही पॉइंट लिखा हुआ आएगा, और वो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार होगा, ठीक है ना। कैसे होगा भी, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन होगा। तो ज़रूरी है कि हमको बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का एक एक पॉइंट, भले ही हम बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को नट सेल में पूरी याद कर लें, लेकिन ये याद होना चाहिए। और यदि हमको अच्छी तरीके से इसके एक एक पॉइंट क्लियर होंगे तो हम बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पैटर्न को हर फैमिली को पढ़ते समय तुरंत उसके एक एक पॉइंट को बोल देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। और इस पेपर में हमको जो अक्सर बच्चों को परेशानी आती है कि सर कैसे याद करें, तो ये इस परेशानी से आप बच जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि या तो हम नट शेल में एक एक पेज के अंदर उनको अच्छी तरीके, बहुत शॉर्ट तरीके से डिक्टेट कर लें। तो 20 फैमिलीज़ भी यदि आपने डिक्टेट करी तो 20 फैमिलीज़ के 20 पेज हो गए। तो यदि आपको उसका बेसिस पता है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि डिवीजन फेनेरोगेम्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। पहला आता है डाइकोटिलिडोनी, डाइकोटिलिडोनी का डाई का मतलब होता है 2 और कोटिलिडन्स का मतलब द्विबीजपत्र, ठीक है ना। कोटिलिडन्स का मतलब बीजपत्र, द्विबीजपत्री। और फिर इसके बाद दूसरी जो इसने क्लास बनाई वो कौन सी बनाई, जिम्नोस्पर्मी। कौन सी बनाई, जिम्नोस्पर्म्स। दूसरी क्लास बनाई थी इसने जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक। और तीसरी जो क्लास थी वो कौन सी बनाई, मोनोकोटिलिडोनी, ठीक। अब हम इसी प्रकार से लिखेंगे भैया, इसमें जैसे मैं लिख रहा हूँ ना इसी प्रकार से लिखा जाएगा। मोनो का मतलब होता है एक और कोटिलिडन्स का मतलब होता है बीजपत्र, तो एक बीजपत्री, ठीक है ना। अब यही बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी डीमेरिट थी कि इसने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया, जबकि होना क्या चाहिए, जिम्नोस्पर्म पहले नंबर पर आना चाहिए और डाइकोट दूसरे नंबर पर आना चाहिए, तो सब कुछ सही हो जाता, ठीक। अब हम बात करते हैं भैया कि अगला पॉइंट आएगा डाइकोटिलिडोनी डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेज। डाइकोटिलिडोनी डिवाइडेड इनटू, अगला पॉइंट आएगा हमारा डाइकोटिलिडोनी डिवाइडेड इनटू
3 सब क्लास, ठीक है ना, सब क्लास। अब देखो ये तो हमारा डिवीजन फेनेरोगेम्स था ना, इसको तो हमने 3 क्लासेज में डिवाइड किया और क्लासेज तो हमारे पास कौन कौन सी आ गई, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। यानी ये बात अभी आप समझ लो क्लियर कि जब भी हम फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जब क्लास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या तो डाइकोटिलिडोनी या जिम्नोस्पर्मी या मोनोकोटिलिडोनी। अब इसके बाद में क्या आने लग जाएंगी हमारी क्लास के बाद हमारी सब क्लास आने लग जाएंगी, और सब क्लास जब आने लग जाएंगी तो हम सब क्लासेज को पढ़ने लग जाएंगे। यानी द्विबीजपत्रियों की भी 3 क्या होंगी, सब क्लास होंगी। पॉलीपेटेली है ना, पहली सब क्लास कौन सी आएगी हमारी, पॉलीपेटेली पृथक दली, ठीक है ना। यानी पेटल्स किसको कहते हैं हम, पेटल्स कहते हैं। पेटल का मतलब होता है यानी कोरोला की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है, ठीक है ना। दलपुंज की एक इकाई क्या होगी, दल, तो उसको इंग्लिश में दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला, तो कोरोला की सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, पेटल, ठीक। तो पेटेलस कंडीशन का मतलब दलपुंजी अवस्था। अब पॉलीपेटेलस कंडीशन आ गई तो पॉलीपेटेलस का मतलब पृथक दलीय अवस्था, पॉलीपेटेलस का मतलब पृथक दलीय अवस्था। पर दल आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त दलीय अवस्था है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैमोपेटेलस कंडीशन, क्या कहेंगे, गैमोपेटेलस कंडीशन, ठीक। अब दूसरी आएगी हमारी गैमोपेटेलस कंडीशन, और तीसरी क्लास आएगी हमारी, तीसरी क्लास इसमें तीसरी जो सब क्लास आएगी, ठीक, तीसरी सब क्लास आएगी, इसके में हमारी बाइकार्पेलेटी सीरीज आ जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारी क्या आने लग जाएंगी, सीरीज आने लग जाएंगी, सब क्लास के बाद सीरीज आएंगी, सीरीज के बाद ऑर्डर आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अपने क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे और क्लासेज के बाद हम सब क्लासेज को और आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।